हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख। इसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो ये चैप्टर दोनों ज़रूर देखें। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख की। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको कुछ भी चीज़ परचेज करनी है तो आप पैसे देते हैं, उसके रुपए देते हैं, उसके अपने चारों ओर देखते हैं तो हर दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इसकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लोग लेन देन में देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। मतलब कि अगर हमें कोई चीज़ लेनी है तो उसके बदले में हमें पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही है। वैसे ही टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर आपको चेकअप कर रहा है तो इसके बदले में सेवाएं दी जा रही है। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो सकता है कई बार आप ऐसा करें कि बाद में पेमेंट कर देंगे, अभी आप एक बार सेवाएं या फिर वस्तुएं खरीद लें। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा के लिए आसानी से खरीद सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। मतलब हर किसी को पैसे चाहिए। उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। मतलब कि अगर आपने उसे पैसे दिए थे वो उससे कोई भी चीज़ वो भी खरीद सकता है। लेकिन अगर आप उसे आलू और टमाटर, अगर आप टमाटर खरीदना चाह रहे हैं, आप उसके बदले में उसे आलू के रूप में पे कर रहे हैं, तो वो आलू से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं खरीद सकता, क्योंकि जब तक सामने वाले किसी को आलू नहीं चाहिए होगा तब तक वो नहीं खरीद पाएगा। तो इस तरीके से हम उसे पेमेंट करते हैं तो वो आगे उस पैसे से कोई भी चीज़ खरीद सकता है। एक जूता निर्माता का ऐसा उदाहरण देखते हैं। बाजार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला जूता के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा। ये है आपके गेहूँ के लिए मैं आपको जूते दूँगा। मतलब कि ये गेहूँ परचेज़ करेगा और उसके बदले में जूते देगा। मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। मतलब इसे कपड़े खरीदने हैं, इसे शूज़ नहीं चाहिए। तो इसके बदले में ये जो है पेमेंट जो करेगा पैसे के रूप में करेगा। उसके बाद जो पैसे इसको मिलेंगे उसके बदले में वो कपड़े खरीद सकता है। मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है। इसको जूते चाहिए लेकिन इसके पास गेहूँ नहीं है। तो इसके बदले में ये पोर्ट्स किसी को बेचकर उससे पैसे ले सकता है और उन पैसों से जो है जूते खरीद सकता है। जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए हुए जूते सीधे गेहूँ गेहूँ से विनिमय करता है तो उसे कितनी कठिनाई होती है। उसे गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूँ गेहूँ बेचना चाहता है बल्कि उससे जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों में वांट हो। मतलब उसे ऐसे किसान की ज़रूरत होगी जो न केवल गेहूँ बेचना चाहता हो बल्कि शूज़ खरीदना भी चाहता हो। कोई ज़रूरी थोड़ी है जो गेहूँ बेचेगा वो शूज़ खरीदेगा, हो सकता है उसे कोई और चीज़ खरीदनी हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ें खरीदने और बेचने में सहमति रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। मतलब कि जहाँ दोनों लोगों को एक दूसरे की चीज़ें चाहिए उसे दोहरा संयोग कहा जाता है, वस्तुओं का दोहरा संयोग। इसकी तुलना में एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का उपयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करते करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। आपको जस्ट पैसे मिल जाएँगे, उसके बदले में आप कुछ भी खरीद सकते हो। आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को अगर वो चीज़ चाहिए तो आपको वही लेनी होगी। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वैसे किसान को ढूँढे जो उसके जूते भी खरीदे और गेहूँ भी बेचे। मतलब उसे ऐसे इंसान को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे मनी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, उसके बदले में वो कुछ भी खरीद सकता है। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूँढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल दिए तो वो बाज़ार में गेहूँ या अन्य वस्तुएँ खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है इसलिए विनिमय का इसे माध्यम कहा जाता है। तो विनिमय का क्या माध्यम है? मुद्रा। क्योंकि ये चीज़ें खरीदने और बेचने में हमारी हेल्प करती है, मध्यस्थता का काम करती है। मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है? हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन-देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह-तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। मतलब सिक्कों से पहले जब कॉइन नहीं चले थे तो उससे पहले अलग-अलग चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल में अनाज और पशु को मुद्रा के रूप में यूज़ किया जाता था। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे, इन सारी धातुओं के सिक्कों का प्रचलन हुआ और काफ़ी लंबे टाइम तक इनका कॉइन्स का प्रचलन चलता रहा।
फिर है करेंसी। मुद्रा के रूपों में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी हुई है। मतलब अभी आपने देखा होगा रुपए जो हैं वो कागज से बने होते हैं, उसमें गोल्ड, सिल्वर या फिर तांबा जो है वो यूज़ नहीं किया गया होता, तो ये बहुमूल्य चीज़ों से नहीं बनी होती है। अनाज और पशुओं की तरह रोजमर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। मतलब जब कोई गवर्नमेंट किसी करेंसी को प्राधिकृत करती है तो उसे विनिमय का माध्यम बनाया जा सकता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। मतलब भारत में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने नाम के या फिर किसी भी प्रकार की खुद की कोई करेंसी जारी कर देगा, मुद्रा जारी कर देगा। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम से रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। मतलब कि कानून जो है विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदे में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। मतलब कोई आपको मना नहीं कर सकता कि मैं ये रुपए नहीं लूँगा, उसे रुपए लेने ही होंगे क्योंकि ये विनिमय का माध्यम है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। मतलब इसलिए पूरे इंडिया में रुपया ही चलता है। बैंकों में निक्षेप, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। मतलब लोग जो है, जो रुपए होते हैं मुद्रा, उसको बैंकों में जमा करके रखते हैं, डिपॉजिट। किसी समय में लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। मतलब मान लीजिए आपके पास 2,000 रुपये हैं, लेकिन आपके पास सपोज़ कीजिए 20,000 रुपये हैं, उसमें से आपको 2,000 या 5,000 रुपये की ही ज़रूरत पड़ती है, तो आप बाकी जो रुपए हैं वो बैंक में जमा कर देंगे। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं और आप 5K तक ही यूज़ कर पाते हो, तो आप बाकी का 15K जो है बैंक में डिपॉजिट कर दोगे अपना खाता खोलकर। बैंक के ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों में सुरक्षित रहता है और इस पर जो है इंटरेस्ट भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के ज़रिए निकाला जाता है, इसलिए इस जमा को मांग भी कहा जाता है। मतलब कि उनके वो खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग निकाल भी सकते हैं जब चाहें। इसमें काफ़ी सहूलियत होती है बैंक से पैसा निकालने में, तो उन्हें धन धन निकालने की भी सुविधा होती है और इसलिए इसे मांग जमा भी कहा जाता है। मतलब वो कभी भी निकाल सकते हैं। ये है हमारी करेंसी, मतलब जो मुद्रा है। पहले आहत सिक्के चलते थे, उसके बाद गुप्तकालीन सिक्के कुछ ऐसे हैं। ये तुगलक काल के सिक्के, अकबर काल के सिक्के, ये आधुनिक सिक्के, ऐसे कॉइन्स तो आपने देखे होंगे। और ये जो अब चलते हैं नोट। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पे पहले जो है सिक्कों में सोना, चांदी और तांबे का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब नोट चलते हैं कागज़ के। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। आपने कभी चेक से पेमेंट किया है? चेक से भुगतान किया है? चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम चेक के लिए काटता है। मतलब वो लिखता है चेक के ऊपर कि 2,000 ओनली। वो एक निश्चित रकम होती है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने के आदेश देता है। चेक के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये है एक चेक। चेक द्वारा भुगतान, जूता निर्माता सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए विशेष रकम का चेक लिखता है। जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने के लिए आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह चेक जाकर बैंक में जमा कर देता है और उसके धन एक बैंक से दूसरे, मतलब एक खाते से दूसरे खाते में जमा हो जाता है, अंतरित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। यह लेन-देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। मतलब इसमें आपको कैश रखने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वो आपके किसी और के अकाउंट से, जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इस तरीके से चेक होता है। चेक से तो आप परिचित ही होंगे। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा मुद्रा में अनिवार्य लक्षण मिलते हैं।
मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। मतलब नकद आपको कैश नहीं रखना पड़ता अपने पास। चूंकि चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे इसे भी मुद्रा ही समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा या भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली के बहुत करीब जुड़े हुए हैं। ये जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे भी आप परिचित होंगे। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते होंगे, इसकी भी एक क्रियाविधि है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास कैश के रूप में रखते हैं कि अगर कोई पैसे वापस लेने आ जाए तो। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 50% हिस्सा ही नगद रखते हैं अपने पास, 50% ही जो है कैश रखते हैं, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन पेमेंट होती है तो वो अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो कैश ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बैंक में। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए प्रावधान किया जाता है। मतलब कि एक दिन में कितने जो है जमा करता है, जो धन निकालते हैं, अपने पैसा निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे रखा जाता है। अभी केवल जो है 15% ही रखा जाता है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। मतलब बहुत कम लोग आजकल जो है कैश रखना अपने पास पसंद करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के कारण। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक जो है उनके पास जो कैश जमा होता है उसका वो आगे ऋण देते हैं, लोन देते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग होती है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता और जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का भी काम करते हैं। मतलब कि वो जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। मतलब कि आपने बैंक में जितने रुपए डिपॉजिट किए, जितना उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा उससे ज़्यादा डबल इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे। कर्जदारों के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच अंतर को बैंकों की आय का स्रोत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कर्जदारों के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं के लिए ब्याज जो दिया जाता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत कहा जाता है। साख की दो विभिन्न स्थितियां। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में हम ऐसे बहुत सारे लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण यानी कि उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया करवाता है, बदले में भविष्य में कर्जदार भुगतान करने का वादा लेता है। मतलब उनको पेमेंट किया जाएगा फ्यूचर में। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, बिजली पानी, उपकरणों, मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च हो जाता है। इन लागतों को खरीदने के लिए फसल की बिक्री होने के बीच इन लागतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच 3 से 4 महीने का डिफरेंस होता है। जब फसल को हम इन चीज़ों को खरीदते हैं और जब तक फसल बेची जाती है काट वगैरह करके, तब उसके बीच 3-4 मंथ का डिफरेंस होता है। आमतौर पर किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तब वापिस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है। मतलब जितनी आपकी इनकम होगी फसल से उतना आप उधार जो है पे कर दोगे। फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज अदायगी असंभव हो जाती है। कर्ज उतारने के लिए जमीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ता है। ऋण को ऋण ने कमाई को बढ़ाने के बजाय स्थिति बदतर हो जाती है। मतलब और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है, जहाँ आप पिछला कर्ज चुकाते चुकाते जो है एक जाल में फंस जाते हैं। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। मतलब ये दीर्घकाल के लिए चलती है स्थिति। एक स्थिति में अ, एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। और दूसरी स्थिति में अगर फसल बर्बाद हो जाए तो ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। मतलब ऋण के बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी हैं।
कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि पहले की तुलना में उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। ऋण की शर्तें क्या क्या हैं? हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार की मांग कर सकता है, मतलब कुछ गिरवी रखने के लिए जो है मांग कर सकता है, या फिर जो है ऋण जो है उसकी एक दर फिक्स कर दी जाती है कि आपको इस निश्चित दर से ब्याज देना होगा। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति यानी कि जो गिरवी रखना है चीज़ की, वैसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी। इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है कि जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापिस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए उस चीज़ पर उसका अधिकार हो जाता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। तो एक कोलेट्रल रखा जाता है। अगर वो जो ऋण का भुगतान करने में असफल रहता है, ऋण का भुगतान नहीं कर पाता, तो ये सारी चीज़ें कर्जदाता की हो जाती हैं। जिसने कर्ज लिया है पहले ये चीज़ें उसकी होती है, बाद में इनको गिरवी रखता है और बाद में ये कर्जदाता की हो जाती हैं। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती है। फिर हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत होती है सहकारी समितियां। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्रित करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसान, बुनकर, औद्योगिक मजदूर इत्यादि सहकारी समितियां। तो ये सब जो है सहकारी समितियां हैं जो ऋण देती हैं। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सरकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती, कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य प्रकार के जो खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो इस तरीके से सहकारी समितियां भी जो है ऋण में योगदान देती हैं, ऋण प्रोवाइड कराने में। लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र के साथ कौन कौन से हैं, उसमें ऋण प्राप्त करते हैं विभिन्न स्रोतों से। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक ऋण में जो है बैंक और सहकारी समितियों के कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को चेक करेंगे। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहे हैं, फिर अनौपचारिक क्षेत्र से, ये भी हम देखेंगे। तो ये देखें, इसमें जो है सहकारी समितियां, बैंक जो है वो 25% ऋण दे रही हैं। व्यावसायिक बैंक 25% दे रहे हैं। अन्य औपचारिक स्रोत 5% है। जमींदार जो 1%, साहूकार 33% ऋण दे रहे हैं। रिश्तेदार मित्र केवल 8%, अनौपचारिक स्रोत जो है 2% है और सरकारी केवल 1% है। तो इस प्रकार जो है 2012 में भारत के 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत ये सब थे। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम हिस्सा नकद अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने के लिए करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करवा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं। मतलब कि आरबीआई ये भी ध्यान रखता है कि वो सिर्फ बड़े व्यवसायियों और व्यापारियों को ऋण उपलब्ध ना कराएं, बल्कि छोटे किसानों और छोटे उद्योगों को भी ऋण दें। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है।
वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं, उन्हें नाजायज़ तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से भी रोकने वाला कोई नहीं है। तो अनौपचारिक क्षेत्र में कोई भी मतलब रूल्स वगैरह नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूलते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है। मतलब अगर उसने कर्जदार ने कर्ज लिया है तो उसका मोस्टली हिस्सा जो है ऋण की अदायगी में चला जाता है और उसे खुद बचत नहीं हो पाती, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। मतलब उतनी तो उनकी इनकम नहीं होती जितनी ज़्यादा जो ऋण ब्याज दरें हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वो ऋण की अधिक लागत देखकर पीछे हट जाएं और अपना नया जो है उद्यम स्टार्ट ना कर पाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सरकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ेगी। बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे, फसल उगा सकेंगे, कारोबार कर सकेंगे और छोटे उद्योग लगा सकते हैं। वे नया उद्योग लगा सकते हैं, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। इसलिए जो है आरबीआई जो है उसका ध्यान रखता है कि छोटे किसानों, कारोबारों को और छोटे उद्योगों को ऋण मिले। औपचारिक और अनौपचारिक साख किससे क्या मिलता है, इसमें हम आरेख में डिस्कस करेंगे आगे कि शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आरेख में गरीब और अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरतें अनौपचारिक क्षेत्रों स्रोतों से पूरी होती है। इस तुलना में शहरी इलाकों के अमीर परिवारों की हम तुलना करेंगे, उसके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। और अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब जो है गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है, बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए उधार पर आमतौर पर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है। यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सरकारी सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों को अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता घटे और उन्हें सस्ता ऋण मिले। यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। तो ये वो आरेख है जिसमें दिखाया गया है कि शहरों में और गांवों में औपचारिक और अनौपचारिक ऋण का प्रतिशत कैसे मिलता है। निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, और जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर वैसे भी हार्ड होता है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों में ऋण नहीं ले पाते। मतलब उससे पहले आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड, मतलब ऋण के लिए बैकग्राउंड अच्छा नहीं चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो साहूकार आपको पर्सनली जानते हैं, इसलिए वो आपको ईज़िली ऋण दे देते हैं। लेकिन महाजन ब्याज की दरें ऊँची रखते हैं, लेन देन की लिखा-पढ़ी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। मतलब वो खुद के रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने के आधार पर है।
एक विशेष स्वयं सहायता समूह एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं जिससे उन्हें ईजिली ब्याज मिलता रहे, कर्ज मिलता रहे। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से बहुत कम होता है। 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से भी ऋण लेने के योग्य हो जाता है, मतलब उसके बाद वो बैंक से भी ऋण ले सकते हैं। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे-छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें जैसे बीज, खाद, मांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कर्ज देने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं बैठक के द्वारा। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती है, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। मतलब अगर महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो बैंक उन्हें इजीली ऋण दे देता है बिना ऋणाधार चेक किए। इस तरह स्व सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करता है। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है और समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों का एक आम मंच मिलता है जहां वह इस तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है काफ़ी सारे क्षेत्रों में हेल्पफुल हो सकता है। तो ये गुजरात में महिलाओं का एक स्व सहायता समूह है जिसकी बैठक चल रही है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋणों की ज़रूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई थी। वर्ष 2012 में ग्रामीण बैंक अब 9 लाख सदस्य हैं, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँवों में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को भी सफलतापूर्वक शुरू करने और चलाने में सक्षम हैं। तो इस तरीके से बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हुआ है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर का सारांश क्या है। हमने मुद्रा के आधुनिक रूप बैंकिंग प्रणाली को देखा। जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं और कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा कि ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकती हैं। तो ऋण के लाभ भी और हानियां भी। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है, जैसे कि सहकारी समिति और बैंक से, रिश्तेदारों से भी ले सकते हैं, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक होता है। 2 तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अनौपचारिक स्रोतों से लेना पड़ता है। और जो अनौपचारिक स्रोतों से उन्हें ऋण मिलता है वो उसके ऊपर काफ़ी ब्याज दरें लगती है। समटाइम्स वो कर्ज जाल में फंस जाते हैं। यह अनिवार्य है कि औपचारिक ऋण के कुल क्षेत्रों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋणों से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों से गरीबों को मिलने वाला औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है। उसके साथ ही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसा कि हमने अभी देखा, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर मुद्रा और साख। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।